नमस्कार, मैं हूं दिग्विजय और आप देख रहे हैं तर्कज्ञान। पूरी दुनिया में विभिन्न भाषाएं बोली जाती हैं। उन विभिन्न भाषाओं में जो सबसे विशिष्ट भाषा है, हम कहें कि सबसे वैज्ञानिक भाषा है, वो संस्कृत भाषा है। संस्कृत भाषा का जन्म भारत में हुआ, लेकिन भारत ही वो देश है जो अपने देश में पैदा इस महान भाषा को ही हिकारत की नजर से देखता है, या हम आज कहें कि आज का युवा और तमाम अन्य जो लोग हैं, वो संस्कृत भाषा को पुराने जमाने की भाषा मानते हैं। तो संस्कृत भाषा और संस्कृत भाषा का महत्व क्या है, हमारा आज का चर्चा का विषय है संस्कृत भाषा और वर्तमान की परिस्थिति में उसका स्थान। इस विषय के ऊपर चर्चा करने के लिए हमारे साथ एक विशिष्ट व्यक्तित्व मौजूद हैं। सबसे पहले उनका आपसे परिचय करा दूं। हमारे साथ मौजूद है श्री पीयूष पुष्कर जी। श्री पीयूष पुष्कर जी ने डीयू के हंसराज कॉलेज से अपने स्नातक की पढ़ाई पूरी की। उसके बाद उन्होंने 1997 में अपनी स्नातकोत्तर की पढ़ाई पूरी की और वर्तमान में ये संस्कृत दिल्ली के राजकीय उच्च सर्वोदय विद्यालय में संस्कृत के अध्यापक हैं। संस्कृत के अध्यापकों पर संस्कृति के निर्माण का भी एक अतिरिक्त दायित्व होता है। वैसे तो हर एक अध्यापक के ऊपर संस्कृति और व्यक्तित्व के निर्माण का दायित्व होता है, लेकिन जब हम संस्कृत के अध्यापकों की बात करते हैं, चूंकि संस्कृत में ही हमारे देश की मूल संस्कृति के कुछ मूल तत्व मौजूद हैं, इसलिए संस्कृत पढ़ाने वाले अध्यापक के ऊपर एक अतिरिक्त दायित्व यह होता है कि वो हमारे देश की मूल संस्कृति के मूल तत्वों को भी विद्यार्थियों तक पहुंचाए, इसलिए वो संस्कृति का निर्माण भी कर सकते हैं। तो आज हम श्री पीयूष पुष्कर जी से इस विषय पर चर्चा करेंगे और इस चर्चा में मेरा साथ देंगे कुंदन कौशल, दिल्ली के रिसर्चर हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है पीयूष पुष्कर जी। नमस्कार सर। तो सबसे पहले मेरा सवाल यही है कि संस्कृत भाषा अपने आप में विशिष्ट भाषा है, वैज्ञानिक भाषा है, लेकिन उसके बावजूद भी मैं चाहूंगा कि आप संस्कृत भाषा की विशिष्टता और उसकी वैज्ञानिकता पर अपनी बात रखें, और हम इस चर्चा का प्रारंभ यहीं से करेंगे कि संस्कृत भाषा अपने आप में विशिष्ट क्यों है और वैज्ञानिक। बहुत बहुत धन्यवाद दिग्विजय जी। संस्कृत भाषा अपने आप में विशिष्ट क्यों है, इसके तो बहुत सारे कारण हैं, लेकिन मैं आपको 2-3 कारण गिनाता हूं। सबसे पहले तो ये कि ये विश्व की सबसे प्राचीनतम भाषा है। इतनी प्राचीन भाषा विश्व में और कोई नहीं है जितनी संस्कृत है। दूसरी बात, यह एक वैज्ञानिक परक भाषा है। वैज्ञानिक परक भाषा से मेरा अर्थ है कि संस्कृत में आप जैसा बोलते हैं वैसा ही आपको लिखना होता है, जैसा लिखते हैं वैसा ही बोलना होता है। लिखने में और बोलने में किसी भी तरह का कोई भेद नहीं है, जो कि अंग्रेजी भाषा में, दुनिया के और सारी भाषाओं में भी है। बहुत अंश मात्र में कहीं कहीं ये अंतर हिंदी में भी आता है। आप लिखते कुछ है, आप रामचरितमानस पढ़िए, वहां पे पेट कटा श, जिसको मूर्धन्य श बोलते हैं, लेकिन उसका उच्चारण ख करते हैं, लखन। आप देखेंगे वहां लिखा रहेगा लक्षण, अब बोलते हैं उसको लखन। तो अंश मात्र हिंदी में भी ये अंतर है, लेकिन संस्कृत में ये विशेषता है कि आपको जैसा लिखना है वैसा ही बोलना है, और जैसा बोलना है वैसा ही लिखना है। दूसरी बात, तीसरी बात कि इसकी जो, आप दूसरे भाषाओं वालों को ये क्लिष्ट लगता है, लेकिन ये उच्चारण के संबंध में मैं बात करूं तो इसके जो वर्णमाला है और इसके जो अक्षर हैं, अगर किसी ने संस्कृत विषय पढ़ा है तो उसको तुतलाने जैसी बात या अटकने जैसी बात या कोई क्लिष्टता किसी शब्द समूह के उच्चारण में नहीं आ पाती है। तो ये इसकी विशिष्टता है और इसकी प्राचीनता इसकी विशिष्टता है। इस भाषा को जो जानने वाले हैं, उनका जो आप देखेंगे कि बोलने का तरीका है वो बाकी भाषाओं से थोड़ा भिन्न होता है और क्लिष्ट भी होती है ये भाषा। तो ये तो इसकी वैज्ञानिकता की बात है। तो उसकी वैज्ञानिकता की बात हो गई, लेकिन हम अब इसके महत्व को भी समझते हैं कि संस्कृत भाषा का जो साहित्य में
अपना क्या महत्व है, क्योंकि हमारे देश में बहुत सारा साहित्य संस्कृत में भी है। तो साहित्य में आज इस भाषा का क्या महत्व है, क्योंकि प्राचीन काल में क्या महत्व था वो तो हमको पता ही है, क्योंकि लगभग सारी रचनाएं वेद पुराण से लेकर तमाम अन्य रचनाएं जो है संस्कृत में रची गई। लेकिन वर्तमान में संस्कृत भाषा का साहित्य में क्या महत्व है? देखिए, एक विषय के रूप में और एक भाषा के रूप में हम संस्कृत को दो रूपों में देख सकते हैं। विषय के रूप में तो आप जानते ही हैं कि ये सागर के समान है, और सागर के समान से कहने का मतलब कि अगर इसमें आध्यात्म के कमल खिले हैं तो मनोरंजन की तरंगे भी इसमें बहुत सारी हैं। संस्कृत दुनिया का पहला ऐसा विषय और भाषा है जिसमें आपको जितना दर्शन मिलेगा उतना ही अध्यात्म मिलेगा, उतना ही मनोरंजन मिलेगा, उतना ही आपको मतलब चिकित्सा शास्त्र, योग शास्त्र, काम शास्त्र, आप कोई भी विधा जो समाज में हो सकती है उस विधा का हर शास्त्र साहित्य अपने यहाँ उपस्थित है। किसी को ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करना है तो हमारे पास उपनिषद उपस्थित है। किसी को मनोरंजन चाहिए तो कालिदास के बहुत सारे नाटक हैं, भास के, भारवी के साहित्य आप पढ़िए। किसी को हास्य चाहिए, आप आज जिसको फिल्मों में देख रहे हैं, ये फिल्मों की जो उद्भव की बात हम करें कि ये उत्पन्न, ये जो अब पर्दे पर देखने का सारा सिस्टम आपने देखा, ये सारा सिस्टम एक्चुअली मूलतः कहाँ से आया हुआ है? ये मूल रूप से संस्कृत के जो नाटक थे उसी का विकसित कह लीजिए या टेक्नोलॉजी से मिश्रित रूप कह लीजिए, वही ये है। तो भाषा के रूप में इसका महत्व अभी अगर हम ऐसे देखें तो आप अपने सामान्य जीवन में देख लीजिए कि भाई अगर संस्कृत भाषा आपको आती है और आप उससे कोई भी कार्य आप देखिए, हिंदुस्तान में इसको लेकर के इतना काम नहीं हो रहा है जितना बाहर काम हो रहा है। और इस भाषा से आप आज योग शास्त्र में आप देखिए लोग क्या क्या नहीं कर रहे हैं। दुनिया में योग संस्थान बन रहे हैं, वहां पे लोगों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है, और वो योग शास्त्र हमारे पतंजलि मुनि का है और वो हमारे पास हमारी धरोहर है। अगर हम उसको समझते हैं, दुनिया को उसको समझा सकते हैं, तो ये भाषा का महत्व है। और इसकी सबसे मधुरता इस भाषा का महत्व है। आप जब वैज्ञानिकता का प्रश्न किए थे, एक सेकंड के लिए मेरे दिमाग में आया फिर निकल गया था। ये दुनिया की एक पहली भाषा है, आप इसमें किसी भी शब्द को वाक्य में कहीं भी रख सकते हैं। जैसे कि मैं कहता हूं यह राम का घर है, तो रामस्य गृहम अस्ति, अब गृहम रामस्य अस्ति भी आप कह देंगे, अस्ति गृहम रामस्य, तीनों ही तरीके से इसका अर्थ सेम है, इसमें कोई फर्क नहीं है। लेकिन ये बात दुनिया की किसी और भाषा में नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ संस्कृत में है। तो भाषा का महत्व आज के तारीख में आप ये कहें कि हम किस महत्व से उसको देखते हैं, इस पर निर्भर करता है। हम अगर उसको अपने जीवन में उतारना चाहते हैं, अपने समाज में लाना चाहते हैं, अपने देश में इसका नाम करना चाहते हैं, तो संस्कृत के माध्यम से हम चिकित्सा शास्त्र है, योग शास्त्र है, और जो अध्यात्म सबसे बड़ा, तो पूरी दुनिया आकर्षित हो रही है आपके पास। आज कोरोना का समय है, लोग भारत की तरफ देख रहे हैं, उसका एक मात्र कारण है हमारा जो रीति रिवाज और अपनी जो संस्कृति है, और उस संस्कृति का वाहक कौन है? संस्कृत विषय है। भारत की संस्कृति को लेकर के चल रहा है वो संस्कृत विषय है, तो इसका महत्व तो इसी से आप समझ लीजिए। जी सर, तो आपने जब कोरोना की बात कर ही दी है तो उससे जुड़ा हुआ मेरा एक छोटा सा सवाल है कि संस्कृत के ग्रंथों में, खास तौर पे आयुर्वेद के जो ग्रंथ हैं, उनमें मुझे लगता है कि अगर उसका एक बेहतर ढंग से रिसर्च किया जाए और उसमें अनुसंधान किया जाए, उसके ग्रंथों को खंगाला जाए, तो मुझे लगता है कि कोरोना से बचने और उसका इलाज संभवतः वहां मिल सकता है आयुर्वेद में, जो कि संस्कृत में रचे गए हैं। हाँ दिग्विजय जी, ऐसा है कि कोरोना तो देखिए संस्कृत एक बहुत ही विशाल कही और अद्भुत विषय है। इसमें कोरोना जैसी चीज तो बहुत तुच्छ है। आप जो भी सिद्ध पुरुष हैं उनको देखेंगे, उन्होंने कभी, आप महर्षि रमन को देख लीजिए, आप परमहंस को देख लीजिए, उन्होंने अपने शरीर को तो कभी कोई महत्व का विषय समझा ही नहीं। उनके लिए, हमारे लिए, संस्कृत के लिए ये जो सांसारिक चीजें हैं वो तो एक बहुत ही
तुच्छ है और बहुत ही मतलब प्रारंभिक वस्तु उसको हम मानते हैं। हमारी जो उन्नति का विषय है, वो तो हमारा उपनिषद का ज्ञान है, जो ब्रह्म ज्ञान है, आत्म ज्ञान है। हमारी पराकाष्ठा तो वहाँ पूरी होती है, जहाँ हम ब्रह्म में लीन होते हैं। आप कोरोना के विषय में जो बात कर रहे हैं, तो कोरोना तो मान लीजिए 100-50 साल की बात हो सकती है, 10-20 साल की बात हो सकती है, लेकिन इसके पहले भी बहुत सारी महामारियां आई और हमने उन जी महामारियों को पराजित भी किया है। लेकिन आपको सिंपल मैं बता दूं कि वो तो अलग एक विषय है कि आयुर्वेद पर रिसर्च किया जाए और उसको जाना जाए, उसमें बहुत सारी ऐसी बातों का पता चल जाएगा। लेकिन अभी जो आपका आयुष मंत्रालय ने बोला कि आप इस तरह का एक काढ़ा बनाइए, जिसमें दालचीनी डालिए, लौंग डालिए, काली मिर्च डालिए, तुलसी का पत्ता डालिए और फिर उसको उबालिए और उबाल करके पीजिए। तो ये तो एक आयुर्वेद का विषय है, वो अलग तरीके से है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि अगर संस्कृत पे आपको बात करनी हो और किसी को संस्कृत की बात सुननी हो, तो सबसे पहले वो अपने मस्तिष्क में इस बात को ध्यान रख ले कि ये संस्कृत सिर्फ लौकिक चीजों की या हमारे आसपास जो उपभोक्तावादी चीजें हैं उसकी बात नहीं करता। संस्कृत उससे बहुत ऊपर की बात करता है और उसके लिए आप देखिए, हमारे पास सब कुछ है। आपके पास जो सामान्य गायत्री मंत्र है, ओम भूर्भुवः जी स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्, एक बहुत ही सामान्य गायत्री मंत्र है। ये जो पूरा गायत्री मंत्र है, ये समझिए कि सर आप म्यूट। उसकी साधना भी करते हैं। अब आप कह रहे हैं आप सूर्य के धूप के सामने बैठिए, 40 मिनट धूप लीजिए, आपके शरीर में प्रतिरोधक क्षमता बढ़ेगी, बैक्टीरियाओं को मारने की क्षमता बढ़ेगी। अरे हमारे यहाँ तो आराधना, छठ की आराधना बहुत पहले से सूर्य की कर रहे हैं। आप देव्या कवचम, आप दुर्गा सप्तशती है किताब, उसमें कवच आप पढ़ेंगे, कील कवच अर्गला, उसके बाद पाठ का काम शुरू होता है। उसमें देव्या कवचम है। आप हतप्रभ रह जाता हूं मैं जब उसको पढ़ता हूं कि अगर ये किसी कवि की कल्पना कि देवी हमारे शरीर के हर अंग की जो सुरक्षा करें, उसके हर अंग की रक्षा करें, उसके लिए प्रार्थना कर रहे हैं और कोई भी ऐसा अंग नहीं छूटा है जिसमें ये कल्पना न की गई हो कि देवी हमारे लिए कवच बन करके आए और हमारे सारे जो दुश्मन है, बाधाएं हैं, बीमारियां हैं, उससे हमको बचाए। तो अपने यहाँ तो देखिए जी साल में 2 बार नवरात्रों का आयोजन किया जाता है। आज की तारीख में अगर कोई उस संध्या वंदना करना चाहता हो, सुबह शाम करना चाहता हो, कवच पाठ करे, उसमें अपना ये जोड़ दे कि परिवार कल्याणार्थम स्वास्थ्य रक्षार्थम विनियोग में लगा करके और देवी का जो कवच है उसका पाठ करे और जी अपना महामृत्युंजय मंत्र है ना? जी महामृत्युंजय जी महामृत्युंजय मंत्र का जाप आप कीजिए। मस्तिष्क की अच्छा बीमारियों अच्छा से ग्रसित जो है 40 पेशेंट थे, उस 40 लोगों जी को अलग अलग रखा गया और उनका इलाज किया गया। ये आपको न्यूज चैनल जो जी न्यूज है, वो जो सुधीर चौधरी साहब हैं, जी उनका उनका रिपोर्ट है। जी उसमें से 30 पेशेंट के लिए यहाँ जो संस्कृत विद्यापीठ है दिल्ली में ही, लाल बहादुर संस्कृत विद्यापीठ, उसमें उनके गार्जियन को बुलाया गया 20 लोगों के और वहां के 11 ब्राह्मणों के द्वारा महामृत्युंजय मंत्र का जाप यहाँ कराया गया संस्कृत विद्यापीठ में। वो पेशेंट है वहाँ जी लोकनायक अस्पताल में और वो 20 थे जिनके लिए नहीं कराया गया। देखा गया कि जिनके लिए यहाँ मंत्र का उच्चारण हो रहा था, महामृत्युंजय मंत्र, जी उनके स्वास्थ्य में वहां तेजी से सुधार देखा गया। तो जी देखिए ये एक बड़ा आस्था का विषय है और हृदय का विषय है। ये आप इसको गणित की तरह, विज्ञान की तरह, और जबकि गणित, विज्ञान, अर्थशास्त्र सब हमारे ही विषय से निकला है। संस्कृत में ही आपको जी अर्थशास्त्र मिल जाएगा, संस्कृत में ही गणित शास्त्र मिल जाएगा। लेकिन आज के नजर से हम उसको देखना चाहते हैं। तो आज के नजर से देखने के लिए पहले तो कहते हैं ना, शौके दीदार है तो नजर पैदा कर। अगर किसी चीज को देखने का आपको दिल में चाहत है तो उस तरह की पहले नजर पैदा करनी पड़ेगी। जी तो जी संस्कृत के सर विषय में जी सर। तो मैं अपना अपनी तरफ से कोई और प्रश्न रखूं, इससे पहले मैं चाहूंगा कि कुंदन अपना प्रश्न पूछे और फिर आगे बढ़े। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अभी तक मैं दिग्विजय के साथ काफी साक्षात्कारों में सहभागी के तौर पे आया हूँ, लेकिन आज के विषय पे जो हमें मार्गदर्शन मिल रहा है और जो हमने व्यक्तित्व आज के विषय पर पाया है, वो काफी काफी ज्यादा हमें अच्छा लग रहा है कि संस्कृत के बारे में हम फिर से
चर्चा कर पा रहे हैं। तो मेरा सवाल जो है आपसे, वो दिग्विजय ने कुछ ना कुछ हिस्सों में पूछा है, लेकिन मैं उसी को एक विस्तृत तौर पे आपसे जानना चाहूंगा कि क्या हमारे देश में साहित्यिक इतिहास जो है संस्कृत की, इसकी विकास और ह्रास फिर कैसे, कहाँ से शुरू हुई, और फिर इसकी हम किस तरीके से वापस मेन विषय वाली लाइन में लाने की कोशिश कर सकते हैं। सरकार के प्रयास व नियत इस पर कैसी हैं? आप अभी तक इस संस्कृत विषय पर 21 वर्षों से अध्यापन करा रहे हैं स्कूल्स में, तो आप इस चीज के बारे में अच्छे से हमें मार्गदर्शन कर सकते हैं। कुंदन जी धन्यवाद। आपने जो प्रश्न पूछा है, ये प्रश्न अपने आप में प्रश्न नहीं है, बल्कि एक किताब है, संस्कृत साहित्य का इतिहास। संस्कृत साहित्य का इतिहास इतना विशाल है और इतना बृहत है, लेकिन आपको संक्षेप में मैं बता देता हूँ कि संस्कृत साहित्य सबसे पहले तो मैंने बहुत साक्षात्कार के प्रारंभ में ही कह दिया था, चर्चा के प्रारंभ में, कि ये विश्व की सबसे प्राचीनतम है। तो हम जो कम से कम मानते हैं वो 8000 विक्रम संवत से 8000 साल पहले, 6000 साल पहले। तो आज से आप मान लीजिए कि 8000 साल पुरानी बात है ये। वहां से अगर हम, जो कि मिनिमम है, उससे ज्यादा ही हो सकता है, कम नहीं, तो वहां से हमारा वैदिक साहित्य शुरू होता है। उस वैदिक साहित्य में वेदों के बाद, जो वैदिक साहित्य की हम बात करते हैं, सिर्फ वेदों की बात नहीं करते, उसमें ब्राह्मण भी आते हैं, आरण्यक भी आते हैं, उपनिषद भी आते हैं। इसको हम लोग कहते हैं श्रुति काल। ये श्रुति काल में आया। उसके बाद स्मृति काल आता है। तो स्मृति काल में आकर के रामायण, महाभारत और उसके बाद की जो रचनाएं हैं, भगवत गीता है ना, रामायण, महाभारत, भगवत गीता, इसको हम लोग स्मृति काल में मानते हैं। उसके बाद बात आती है लौकिक साहित्य की। उस लौकिक साहित्य में जब आते हैं आप, तब जाकर के आपको लौकिक साहित्य में जो इतने बड़े बड़े कालिदास जैसे, भास, भारवी, माघ, ऐसे जो आप राइटर को देख रहे हैं, लौकिक संस्कृत उसको हम बोलते हैं, लौकिक साहित्य बोलते हैं, उसका इतिहास है। तो ये आप इसको 3 तरह में बांट सकते हैं, श्रुति काल, स्मृति काल और लौकिक साहित्य। तो सबसे पुराना अपना जो है वो श्रुति काल है, जहां से शुरू होता है। उसमें वेद आते हैं, ब्राह्मण आते हैं, आरण्यक आते हैं, उपनिषद आते हैं। ये वेद जो है मुख्य रूप से ईश्वर की आराधना में, प्रशंसा में किए गए मंत्रों का संग्रह है, सूक्तों का। और ब्राह्मण जो है उन्हीं की व्याख्या है, उन्हीं की व्याख्या करता है। और आरण्यक जो है ब्राह्मण की तरह का चीज है, लेकिन ब्राह्मण में क्या है, ब्राह्मण में यज्ञों को, ये तीनों कर्मकांड से संबंधित है। वेद, ब्राह्मण और आरण्यक, इनका संबंध कर्मकांड से है। और जो उपनिषद है उसका आत्मज्ञान से संबंध रखता है, उसको हम लोग अलग गिनते हैं। और जो कर्मकांड से, ये ज्ञान कांड का विषय हो गया। जो आप उपनिषद कहते हैं, ये अंतिम है। जैसे अगर आप किसी पेड़ को मान लीजिए, तो जो जड़ है वो है ऋग्वेद, और जो उसकी तना और शाखाएं हैं उसको आप मान लीजिए ब्राह्मण, आरण्यक। और जब उस पेड़ में जो फूल और फल लगे हैं वो है उपनिषद, जो निचोड़ के रूप में भारतीय मनीषियों ने जो अपनी साधना के बल पर अंतिम निचोड़, वेदों का, उपनिषदों का, आरण्यकों का, ब्राह्मणों का जो अंतिम निचोड़, कि आखिर हमारा जो सनातन साहित्य है, वैदिक साहित्य है, उसका अंतिम निचोड़ क्या निकल करके आया, वो है आत्मज्ञान, उपनिषद ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान, जो आपको उपनिषद के रूप में दिखाई देता है। उसके बाद आपके पास बाकी साहित्य आते हैं, उसमें रामायण काल आता है, महाभारत काल, और ये भगवत गीता वगैरह उसमें आ जाते हैं। और फिर लौकिक साहित्य की बात आती है। और ह्रास का देखिए, विकास और ह्रास, ये तो हमारी मानसिकता से संबंधित प्रश्न है। अगर आप हीरे को नहीं पहचानते हैं और कहें कि ये कोयला है या ये पत्थर है, तो इसमें हीरे का कोई दोष नहीं है। ये तो उस देखने वाले के नजर की कमी है कि वो उसके महत्व को नहीं समझ पा रहा है, उसके चमक को, उसकी महत्ता को जान ही नहीं पा रहा। संस्कृत विषय आप दुनिया के बाकी देशों में देख लीजिए कितना स्थान प्राप्त कर रहा है, और हमारे देश में जो इसकी स्थिति है, वो उसके पीछे कारण, 2-3 कारण जो मुझे मुख्य रूप से लगते हैं। एक कारण तो ये कि विद्यालय स्तर पे, जहां मैं कार्यरत हूं, विद्यालय स्तर पे जितना इसको महत्व दिया जाना चाहिए या जितना इसका प्रचार प्रसार होना चाहिए, वो नहीं हो रहा है।
अब मैं आपको बिल्कुल स्ट्रेट बात कर रहा हूं, अगर मुझे बना दिया जाए कि जी आप इसको करो, तो सबसे पहला कार्य तो ये होना चाहिए था कि संस्कृत के जैसे आप मदरसे खोलते हो, आप उर्दू विद्यालय खोलते हो, पंजाबी विद्यालय खोलते हो, किसी भाषा विशिष्ट के लिए प्राइमरी स्कूल खोलते हो, आप संस्कृत के लिए आप अलग से विद्यालय खोलिए। मैं आपको एक छोटा सा फ्रेम बताता हूं, आपको लगेगा कि अगर इस तरीके से काम किया जाए तो पूरी दुनिया भारत के कदमों में होगी और पूरी दुनिया इस बात का जो है सम्मान करेगी। आप एक छोटा सा सिस्टम आपको मैं बताता हूं, आप संस्कृत के अलग से विद्यालय खोलिए, 5वीं क्लास तक संस्कृत लिखने पढ़ने का ज्ञान बच्चों को दीजिए। 6ठी क्लास से बात आती है, 6ठी क्लास से उनको मतलब आप ये देखिए कि कॉलेज में आप बच्चों को कैसे भेजेंगे। अब जब बच्चा स्कूल से ही नहीं निकल के जा रहा है तो आपके विश्वविद्यालय में बच्चा कहां से पहुंचेगा। और आपके अंदर जितनी विधाएं हैं, योग शास्त्र है, चिकित्सा शास्त्र है, उसके बाद तर्क शास्त्र है, अर्थशास्त्र है, वैदिक गणित है, और जादू टोने से संबंधित जितना भी आप तांत्रिक वाला देखते हैं, आयुर्वेद का जितना भी ज्ञान आप देखते हैं, ज्योतिष शास्त्र है जिसकी कि हर किसी को एक न एक स्टेज पे जाकर के मानना पड़ता है, भैया भविष्य बताओ। जो ज्योतिष शास्त्र है, अपना आयुर्वेद, इन चीजों का विशिष्ट ज्ञान स्टूडेंट्स को 12वीं के बाद ही, जो ग्रेजुएशन में हम लोग करते हैं, ग्रेजुएशन से ही आप बांट दीजिए, भैया आप योग पढ़िए, आप तर्कशास्त्र पढ़ रहे हैं, आप व्याकरण पढ़ रहे हैं, आप दर्शन पढ़ रहे हैं, आप काम शास्त्र भी एक विषय है, काम शास्त्र भी आप यूं मान लीजिए कि समाज की आवश्यकता है, समाज उसको बोलने में संकोच करता हो लेकिन इससे उबर नहीं सकता, वो हमारे समाज की एक बहुत ही आवश्यक विषय वस्तु है। काम शास्त्र है, अर्थशास्त्र है, राजनीति शास्त्र है, जो भी हमारे संस्कृत में ये बाहर से में नहीं पढ़ना, उन बच्चों को विशिष्ट कर दिया जाए 12वीं के बाद। और एमए तक पहुंचते पहुंचते हमने एमए किया दिल्ली विश्वविद्यालय से, हमने हंसराज कॉलेज से ग्रेजुएशन किया है, तो हम क्या था, थोड़ा थोड़ा सब कुछ पढ़ रहे थे, साहित्य भी पढ़ रहे थे, व्याकरण भी पढ़ रहे थे, दर्शन भी। लेकिन अगर हमको एक ही विषय का मान लेते हैं, आपके लिए हम आयुर्वेद का ही हमको पकड़ा दिया जाए, ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर से आप आयुर्वेद पढ़ेंगे, एमए तक, एमफिल तक, पीएचडी तक। अब आप बताइए, अगर आयुर्वेद ही मैं पढ़ा होता ग्रेजुएशन से लेकर के एमफिल पीएचडी तक, तो एमफिल पीएचडी करने के बाद मैं नौकरी और प्रोफेसर बनने नहीं जाता, बल्कि अपना एक चिकित्सालय और वो बना करके लोगों की भलाई कर रहा होता, मैं उनकी देखभाल कर रहा होता। तो हम विषय को सही तरीके से नहीं पकड़ रहे हैं। विद्यालय स्तर पर इसके अलग विद्यालय होने चाहिए और बच्चों को ऐसे ही, आप उसमें ज्योतिष शास्त्र है, कर्म कांड है, आप कर्म कांड में जितने तरह का काम है, वैवाहिक जितने संस्कार हैं हमारे, 16 संस्कार तो व्यक्ति के जन्म से लेकर मृत्यु तक ही हो जाते हैं। उसके अलावे भी कई तरह के यज्ञ विधान है, गृह में प्रवेश कीजिए उसका संस्कार है। तो भाई सब चीजों को अगर आप विशिष्ट व्यक्ति बनाइए, आप एक खिचड़ी जैसा बना दे रहे हैं व्यक्तित्व को कि पढ़ करके निकला और फिर कहते हैं संस्कृत में काम नहीं है, संस्कृत में अर्थोपार्जन नहीं हो रहा। अरे आपने सिस्टम को ऐसा बिगाड़ रखा, अर्थोपार्जन कैसे होगा? आप उसको विशिष्ट तो बनने ही नहीं दिए किसी एक ने। जी, तो मैं भी ये मानता हूँ और कुंदन भी इस बात से सहमत होंगे कि हमारे देश में जो शिक्षा की व्यवस्था अपनाई गई, उसमें संस्कृत को एक तरीके से दरकिनार किया गया। लेकिन फिलहाल एक प्रयास शुरू हुए हैं, जैसे मैं आपको पता ही होगा, लेकिन फिर भी मैं लोगों के ध्यान में लाना चाहूंगा कि NIOS के तहत वैदिक शिक्षा देने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन वो पर्याप्त नहीं है क्योंकि वो एक ओपन लर्निंग स्कूल की तरह है। दूसरा, यूपी गवर्नमेंट ने वैदिक गणित को पढ़ाने के लिए प्रयास शुरू किए हैं, उसको पाठ्यक्रम में शामिल करने का प्रयास किया है। निश्चित तौर पर वैदिक गणित में एक सबसे बड़ा नाम अगर हम वर्तमान काल में समझें तो वो शकुंतला देवी थी, जिनके बौद्धिक चमत्कार उनको कहते थे कि वो कितने इतने बड़े बड़े सवालों को चुटकी भर में हल कर देती, जबकि कंप्यूटर से तेज उन सवालों को सॉल्व कर देती थी और दुनिया भर में लोग उनको देखने, सुनने और उनके द्वारा हल किए कितनी जल्दी वो हल कर सकती हैं, ये देखने के लिए दुनिया भर में लोग आते थे। तो निश्चित तौर पर उसके बावजूद भी हम संस्कृत भाषा के महत्व को नहीं समझ पाए, ये हमारा ही दुर्भाग्य है। जी सर, आप कुछ कह रहे थे। दिग्विजय जी, इसी जब आप बोल रहे थे मुझे दो बात ध्यान में आया। एक तो ये शकुंतला देवी का जो आपने चर्चा किया, उन्होंने पहली बार लोगों के सामने ये चीज रखा, ला करके लोगों का ध्यान पहली बार इस ओर खींचा कि हमारे पास ऐसा ज्ञान है जिसे हम
मतलब कंप्यूटर के सामने भी लोहा ले सकते हैं और कंप्यूटर को भी पराजित कर सकते हैं। दूसरा जो आप जी। कह रहे हैं अभी, कुंदन जी भी बात कर रहे थे कि श्री रवि शंकर जी जो हैं, रविशंकर जी, उनको जी। गुरु जी, जो आध्यात्मिक गुरु जी, वो बच्चों को बंद आंख से पढ़ने की कला सिखाते हैं। आंख उनका बंद होता है लेकिन वो पढ़ लेते हैं, जी। पन्नों को पढ़ लेते हैं। ऐसी और भी ट्रेनिंग भारत में दी जा रही है। तो आप ये देखिए कि ऐसी जिस देश में इस तरह की प्रतिभा है कि बंद आंख करके भी आप पन्नों को ऐसे पढ़ रहे हैं जैसे खुले आंख से पढ़ते हैं। तो इस तरह के विषय ज्ञान जी। जहाँ पे भरा हुआ है, वहां पे अगर विषय को महत्व नहीं दिया जा रहा हो और वहां पे उसकी विशिष्टता को स्थापित न की जा रही हो। अब देखिए, मैं आपको बिल्कुल आपको भी लगेगा सिंपल सी बात है, 10वीं तक संस्कृत को एक इस तरह का विषय बना दिया गया है कि जो सरकारी विद्यालय के बच्चे हैं, वो 10वीं में हम लोग 3 विषय उनको पढ़ाते हैं। हिंदी भाषा के बारे में कह रहा हूँ। हिंदी पढ़ाते हैं, इंग्लिश पढ़ाते हैं और संस्कृत पढ़ाते हैं। पब्लिक स्कूल के जो बच्चे होते हैं वो 2 ही विषय देते हैं, एक इंग्लिश रखते हैं, हिंदी संस्कृत में से कोई एक रखते हैं। रिजल्ट में 2 ही भाषा गिनी जाती है। लेकिन अब आपको देखिए, भेदभाव मैं बता रहा हूं कि इसमें सुधार की जरूरत है। सीबीएसई ने क्या कर रखा है कि अगर आपने हिंदी, संस्कृत और इंग्लिश तीनों भाषाएं पढ़ी है तो आपका पहले हिंदी और इंग्लिश गिना जाएगा, मार्क्स जुड़ेंगे। अगर आप उस दोनों में से किसी में फेल हो जाते हैं तब आपके संस्कृत विषय का मार्क्स जोड़ा जाएगा। अब बताइए ये कितना बड़ा भेदभाव है। भाई, बच्चा 3 विषय में मेहनत कर रहा है। अगर आप न्यायपूर्ण व्यक्ति हो और न्यायपूर्ण संस्था हो तो इस बात को कहो ना कि 2 विषय जिसमें अव्वल नंबर रहेंगे आपके रिजल्ट में हम जोड़ देंगे। जी। न्याय तो ये जी। कहता है ना। निश्चित। तो ये तो विद्यालय स्तर से जी, परेशानी शुरू हो निश्चित तौर जाती है। पर। जी। जी, तो खामियां हैं, लेकिन कुंदन अपनी बात रखें। दिग्विजय, हम सब सहमत हैं कि सर ने जिस बृहदता के साथ सारी चीजों को अभी पटल पर हम सबके सामने रखा है और जिस तरीके से इन्होंने पूरे विषय के बारे में हमें प्राचीन इतिहास से लेके अभी तक के आधुनिक भारत में इसकी जो स्थिति है, इस पे जो इन्होंने अपनी राय रखी है, वो काफी ही बेहतर ढंग से रखी गई है। और इसमें कोई संकोच नहीं है कि संस्कृत प्राचीनतम भाषा और सबसे अव्वल दर्जे की भाषा रही है और इवन मदर ऑफ लैंग्वेजेस भी कही जाती है। तो मुझे लग रहा है कि हमें सर के साथ एक एक्सटेंडेड सेशन रखना होगा, फिर इस वीडियो के बाद हम दूसरे वीडियो में सर के साथ मिल सकें। आप क्या? जी बिल्कुल, हम इस वीडियो के बाद मतलब हम एक और वीडियो अगले भाग में हम सर के साथ चर्चा को जारी रखेंगे। धन्यवाद।